बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा नावल है सहल हो गई मंजिलें, जो कि लिखा है मसरूर जहाँ साहिबा ने। तो हम शुरू करते हैं अपना नावल। आज शाम ही से बारिश हो रही थी। पहाड़ों पर तो यूं भी शाम जल्दी ही उतर जाती है, और जब आसमान बादलों से लदा हो तो दिन में भी रात का मजा मिलता है। और फिर ये रात तवील तर हो जाती है। अफजू तो बरसों से शब्बेदारियों की आदी थी। उसे एक एक लम्हा सदियों पर मोहित मालूम होता था, और वो मेडिकल की मोटी मोटी खुश किताबों का मुतालिया करते हुए रात गुजार देती थी। हल्के आसमानी सादा से सूट पर काली गरम शॉल लपेटे चाय का कप लिए वो देर से खिड़की में खड़ी बारिश देख रही थी। शीशों पर फिसलती हुई नन्ही नन्ही बूंदें, हद्दे नजर तक सब्जा पहाड़ और मकानों में जलते हुए जुगनू जैसे बिजली के बल्ब और रिमझिम बरसती बारिश। ये सारा मंजर बड़ा दिलफरेब था। बेटी कब से खड़ी हो, बैठ जाओ। ये बारिश तो लगता है 2-4 दिन नहीं रुकेगी। यहाँ तो हर वक्त बरसात रहती है। अम्मी स्वेटर और शाल की गर्मी को नाकाफी महसूस करते हुए पेड़ के पास बैठ गई थी। अब्दू ने अपनी अम्मी पर एक नजर डाली, फिर गौर से रास्ते पर नजरें मरकूज कर दी। भला ऐसी बारिश में कौन आ सकता है? आने वाला सीधा उसी के कॉटेज की तरफ आ रहा था। सर से पांव तक बरसाती में लिपटा एक दराज कद हेवला दम बदम करीब आता जा रहा था। अम्मी, शायद कोई मेहमान आ रहा है। उसने अपनी अम्मी को मुस्कुरा कर देखा तो वो मारे हैरत के ओई कहकर चुप हो गई। मेहमान तो शहर में आते हैं, यहाँ कौन आएगा भला? शायद बारिश में फंस गया हो। आसपास और कोई मकान भी तो नहीं है। मैं जाकर देखती हूँ। अफजू दरवाजे के पास गई। वो बेचारा बरसाती में पनाह ले चुका था। अफजू ने इंसानी फरीसा समझकर दरवाजा खोल दिया। वो उसकी तरफ मुड़कर बेबसी से मुस्कुरा दिया। अंदर आ जाइए, बाहर सर्दी बहुत है। शुक्रिया। उसने रेन कोट उतार कर हाथ में ले लिया, लेकिन शायद उसका अंदर आने का इरादा नहीं था, या फिर वो एक लड़की को देखकर हिचकिचा रहा था। अफजू को दोबारा कहना पड़ा, अगर आप बाहर खड़े रहे तो बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए तकलीफ ना करें, अंदर आ जाएं। बारिश का रंग देखकर अंदाजा होता था कि कई घंटे इसी रफ्तार से होती रहेगी। मजबूरन वो अंदर आ गया। अफजू ने गैलरी में बने हैंगर पर उसकी बरसाती टांग दी। वो उसके पीछे कमरे में आया, पावदान पर भीगे हुए जूते और मोजे उतारे सामने अम्मी को देखकर अदब से सलाम किया। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, लेकिन पहले आप मुल्हका बाथरूम में अपना बदन खुश्क कर लीजिए। रेनकोट के बावजूद काफी भीग गए आप। अफजू मुलाजमा के साथ चाय की ट्रे लेकर आई तो वो हीटर के सामने बैठा था, और अम्मी बड़ी अपनाइयत से उससे बातें कर रही थी। मुलाजिमा ने छोटी मेज पर चाय की ट्रे रख दी और अफजू कालीन पर बैठकर चाय बनाने लगी। चाय का कप थामते हुए उसने आहिस्ता से शुक्रिया कहा और छोटे छोटे घूंट लेने लगा। अम्मी ने अफजू से कहा, बेटी इन्हें कंबल दे दो, कहीं ठंड न लग जाए। अफजू ने अंदर से कंबल लाकर उसके करीब कुर्सी पर रख दिया और खुद भी अम्मी के पास बैठ गई। जी ना माना तो पूछ बैठे, आप इतनी बारिश में कैसे निकल आए? मैं जब घर से निकला था उस वक्त बारिश के आसार तक नहीं थे। मेरे दोस्त का घर जरा फासले पर है। सोचा था रात उसके पास गुजारूंगा, लेकिन बारिश ने सारा प्रोग्राम खराब कर दिया। आधे रास्ते से वापस होना पड़ा और बारिश की धुंध में रास्ता भूल गया। अफजू धीरे से मुस्कुराई, सोचा ये तो होना ही था। असद बेटा, कंबल ओढ़कर बैठ जाओ, बारिश रुकने का इंतजार फजूल है, खाना खा के आराम से सो जाना। अम्मी ने बड़ी जल्दी तकल्लुफ की दीवार तोड़ दी थी। यूं भी ऐसी उम्र में ममता का जज्बा कुछ ज्यादा ही उमड़ने लगता है, और अम्मी तो शुरू से ही नरम दिल और मोहब्बत करने वाली खातून थी। अफजू को उनकी बेवक्ती ममता से बड़ी कोफ्त होती थी, लेकिन इस वक्त अच्छी लगी। माफ कीजिएगा अम्मी, क्या आप दोनों यहाँ? मेरा मतलब है आपके घर में कोई मर्द नहीं नजर आ रहा है? अम्मी ने ठंडी सांस लेकर कुछ कहना चाहा था कि अफजू ने फौरन दखल अंदाजी की। शाइस्तगी से बोली, मेरे अब्बा का इंतकाल हो चुका है, हम लोग पिछले 1 माह से यहाँ हैं। इससे पहले अपने घर में रहते थे। हमारा घर बम्बई में है। मेरी पोस्टिंग यहाँ हो गई तो यहाँ आना पड़ा। आप यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में हैं? उसने पूछा। जी, जी हाँ। उसने गोया तस्दीक चाही। ये आप मुझसे वाकिफ हैं शायद? किसी ने तज़किरा किया था आपका। दरअसल ये पोस्ट अरसे से खाली थी। शहर के डॉक्टर गांव देहात में जाना पसंद नहीं करते, खुसूसन पहाड़ी मकामात पर तो कतई नहीं। हमारी बेटी को पहाड़ों से वालिहाना प्यार है, अम्मी ने बताया। ये तो काबिले तारीफ बात है। इसी बहाने इस छोटे से अस्पताल को आप जैसी हमदर्द डॉक्टर मिल गई। गरीबों के मसाइल खुसूसन इलाज मुआवजा के ज़मन में हमारी तवज्जो चाहते हैं। उसने दर्दमंदी से कहा, फिर भी यहाँ के डॉक्टर छुट्टी पर जाकर वापस आना भूल जाते हैं। काश आप जैसा हमदर्दी का जज्बा उनमें भी होता। कोई मजबूरी हो गई होगी। उसने रसान से कहा, बेटी अब खाना लगवाओ ताकि असद खाना खाकर आराम करें। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? उसने तकल्लुफ किया। अम्मी ठीक कह रही हैं। अफजू अंदर चली गई और किचन में मुलाजमा के साथ मसरूफ हो गई। छोटे छोटे 3 कमरों का यह खूबसूरत सा कॉटेज अस्पताल से नजदीक था और उनकी ज़रूरत के मुताबिक था। अफ़ज़ू ने ड्राइंग रूम में दीवान पर असद के लिए बिस्तर बिछा दिया। ड्राइंग रूम से मुल्हिक खाने का कमरा था, और एक कमरे में अफ़ज़ू अपनी अम्मी के साथ सोती थी। वैसे तो मुलाज़मा ड्राइंग रूम के फर्श पर ही बिस्तर डालकर सोती थी। असद की वजह से उसने अपना बिस्तर खाने के कमरे में लगा दिया था।
खाने से फरागत करके वो लोग सोने चले गए। असद के लिए उसने अपने अब्बू के बॉक्स से धुला पजामा निकाल दिया था। अम्मी हमेशा उनका बॉक्स अपने साथ रखती थी ताकि ज़रूरतमंदों को कपड़े बाँट सकें। इस वक़्त अम्मी ही ने अफ़ज़ू को याद दिलाया था, वरना शायद असद को गर्म पैंट में ही सोना पड़ता। सुबह चाय-नाश्ते से फ़ारिग होकर उसने उनसे जाने की इजाज़त माँगी तो अम्मी ने मोहब्बत से कहा, "बेटा अब बारिश का इंतज़ार न करना, किसी वक़्त फ़ुर्सत हो तो ज़रूर आना। यहाँ हमारी किसी से जान-पहचान नहीं है, न ही कहीं आना-जाना है। अफ़ज़ू भी अस्पताल के सिवा कहीं नहीं जाती। अम्मी इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा। मिस अफ़ज़ू मैं आपका और अम्मी का शुक्रगुज़ार हूँ। अब तो आपसे अक्सर मुलाकात होती रहेगी। मेरी आपा आ जाएँ तो किसी दिन गरीब खाने पर ज़हमत दूँगा। अभी तो होटल से काम चला रहा हूँ। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? हम वैसे ही किसी दिन आ जाएँगे। और अफ़ज़ू अस्पताल जाने की तैयारी करने लगी। आसमान धुला-धुलाया ऐसा साफ़-शिफ़ाफ़ था जैसे कभी बारिश ही ना हुई हो। अलबत्ता दरख्तों पर निखार आ गया था, फूलों का मुँह धुल गया था, चमकीली धूप बड़ी खुशगवार थी, सर्दी कुछ और चमक गई थी। अफ़ज़ू ने महकी-महकी हवाओं को लेकर गहरी-गहरी साँस लेकर अपने में जज़्ब किया और अम्मी को खुदा हाफ़िज़ कहकर अस्पताल जाने वाले रास्ते पर बढ़ गई। डॉक्टर वर्मा ने अफ़ज़ू को देखकर हेलो कहा। कहिए डॉक्टर वर्मा क्या ख़बर है? वो आपके डॉक्टर रहमान साहब तशरीफ़ लाए या नहीं? सुना था आ गए हैं, वो तो कल ही आ गए थे। आप शायद जल्दी चली गई थीं इसलिए तारुफ़ ना हो सका। डॉक्टर वर्मा हँसने लगे। चलिए शुक्र है आए तो भला हो मौसम का, जिसकी बेइत्तेदाली के सबब मरीज़ कम आ रहे हैं, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। अफ़ज़ू वार्ड में मरीज़ों को देख रही थी। नर्स उसके साथ थी, तभी किसी ने भारी कदमों से वार्ड में दाखिल होकर उसका इन्हें-माग तोड़ दिया। उसने सर घुमाया ताकि आने वाले को बता सके कि ये मरीज़ों से मुलाकात का वक़्त नहीं है। अफ़ज़ू को हैरत का शदीद झटका लगा। उसके सामने असद खड़ा था। गरम सूट पर सफ़ेद ओवरऑल डाले, स्टेथोस्कोप सीने पर सजाए, वो नपे-तुले कदमों से अफ़ज़ू के करीब आया। शोखी से बोला, "हेलो डॉक्टर, क्या आप अपना तारुफ़ नहीं कराएँगी?" "आप? मेरा मतलब है कि आप?" "जी, डॉक्टर ए रहमान यानी असद रहमान हूँ मैं।" वो सीने पर हाथ बाँधकर थोड़ा-सा गुम हुआ और अफ़ज़ू को ऐसा लगा जैसे वो उसका तमस्खुर उड़ा रहा हो। हालाँकि उसने रात में अपना मुकम्मल तारुफ़ ना करा के सिर्फ़ उसे सरप्राइज़ देना चाहा था, वरना ये मालूम होने के बाद कि वो जिस लड़की के घर में बारिश से बचने के लिए पनाह लिए हुए है, कोई और नहीं डॉक्टर अफ़ज़ू हैं। पहले दिन ड्यूटी जॉइन करते ही उसे पता चल गया था कि यहाँ एक लेडी डॉक्टर 1 माह से काम कर रही है। रात की बात तो महज़ इत्तेफ़ाक थी, साथ ही एक खुशगवार इंकशाफ़ भी। और इन माँ-बेटी की इंसानी हमदर्दी और मेहमान नवाज़ी ने उसे मुतासिर भी किया था। अगर वो चाहता तो उसी वक़्त अपना तारुफ़ करा देता, लेकिन अफ़ज़ू को उसे सामने देखकर हैरत का शदीद झटका लगा था। इतना ज़िम्मेदार इंसान भला ऐसी बचकानी हरकत भी कर सकता है? रात तो वो महज़ एक अजनबी मुसीबत ज़दा काबिल-ए-रहम इंसान था। उसने जो कुछ किया अपना फ़र्ज़ समझकर, लेकिन डॉक्टर असद रहमान अपना फ़र्ज़ नहीं निभा सका और ग़ालिबन इस बार उसने अफ़ज़ू पर कोई अपना अच्छा तअस्सुर नहीं छोड़ा था। अफ़ज़ू ख़ामोशी से अपने फ़राइज़ में मसरूफ़ हो गई और उसकी बेइतनाई बल्कि सर्द-मेहरी महसूस करके डॉक्टर असद रहमान भी दूसरे वार्ड में चला गया। क्या डॉक्टर अफ़ज़ू शुरू से ही इसी तरह अलग-थलग रहती हैं? डॉक्टर वर्मा से सवाल करते हुए उसे अजीब-सा लगा, लेकिन वो मुतजस्सिस ज़रूर था। इस उम्र की लड़कियाँ अपने साथ काम करने वालों से अलग-थलग और कटी-कटी सी नहीं रहती और जब 8-10 घंटे साथ रहना हो तो इतनी अजनबियत मुनासिब भी नहीं होती, लेकिन डॉक्टर अफ़ज़ू कम अज़ कम उसके साथ तो ऐसी ही थी। डॉक्टर वर्मा ने मानीख़ेज़ लहज़े में उल्टा उससे सवाल कर दिया, "क्यों हज़रत, आपके इरादे तो नेक हैं, बिल्कुल नेक हैं, बस साथी और कुली होने की वजह से पूछना पड़ा। दरअसल उनका रवैया कुछ गैर फ़ितरी सा लगता है।" डॉक्टर असद रहमान ने साफ-साफ कह दिया, "हाँ भई, वो शुरू से ही ऐसी हैं, बस काम से काम रखती हैं, अलबत्ता मरीज़ों के हक़ में बहुत मेहरबान हैं और सब लोग उन्हें पसंद करते हैं और स्टाफ़ भी उनकी इज़्ज़त करता है।" डॉक्टर वर्मा ने गोया अफ़ज़ू का दिफ़ा किया और डॉक्टर असद सर हिलाकर रह गए। अम्मी से वादा करने के बावजूद वो दोबारा अफ़ज़ू के घर नहीं गए थे। दूसरे अल्फ़ाज़ में ये कह सकते हैं कि जब उसने उन्हें मुँह ही नहीं दिया था, तो फिर भला उसके घर जाने का क्या जवाज़ था? एक शाम मॉल रोड पर टहलते हुए अम्मी से मुलाकात हो गई। उनके सलाम के जवाब में दुआ देकर वो सख्त ख़फ़ा हुईं और शिकवा किया कि वो उसके बाद आया क्यों नहीं? बस अम्मी गलती हो गई, कुछ मसरूफ़ियत भी ज़्यादा थी। उसने माज़रत कर ली। अब कैसे कहता कि आपकी अख़लाक़हरी बेटी की वजह से नहीं आया। चलो तुम्हारी बात मान ली, अब बताओ कब आ रहे हो? जल्दी ही किसी दिन आऊँगा, उसने वादा किया। मुलाज़िमा अम्मी के साथ थी और फलों के लिफ़ाफ़े बास्केट में डाल रही थी। ग़ालिबन उनका काम ख़त्म हो गया था। क्या मैं आपको घर पहुँचा दूँ? उसने पेशकश की। अरे नहीं बेटा, आराम से टहलती चली जाऊँगी। इस वक़्त अफ़सू अस्पताल में है, बस आने वाली होगी। अम्मी की मसरूफ़ियात, सोच और फ़िक्र अपनी बेटी के गिर्द ही महदूद थीं, वरना इस वक़्त अफ़ज़ू का कोई ज़िक्र ही नहीं था। ग़ालिबन उन्हें ये भी पता नहीं था कि वो भी उसी अस्पताल में काम करता है, जहाँ उनकी बेटी है। उसने भी इस ज़म्न में कुछ नहीं कहा और उन्हें खुदा हाफ़िज़ कहकर मुख़ालिफ़ सिमत चला गया। वो इस वक़्त भी उलझा-उलझा सा था। अजीब लड़की है भला, इसमें छुपाने वाली कौन-सी बात थी? आम तौर से दोनों डॉक्टर इस बात का ख़याल करते थे कि अफ़ज़ू की ड्यूटी रात में ना लगाएँ, लेकिन कभी-कभी उसे इमरजेंसी में काम करना पड़ता था। उस रात भी डिलीवरी का एक केस आ गया और चपरासी अफ़ज़ू को घर से बुला लाया। डॉक्टर वर्मा का ऑफ था
और डॉक्टर असद नाइट ड्यूटी पर थे। उन लोगों की कोशिश से अस्पताल की इमारत को तोसीह दी जा रही थी। उसी की मुनासिबत से मज़ीद डॉक्टरों और नर्सों बल्कि ज़रूरी स्टाफ की तकर्रुरी का भी प्रोग्राम था। डॉक्टर वर्मा की भाग-दौड़ और कोशिशों से काफ़ी मराहिल तय हो गए थे। फ़िलहाल तो इस मुख्तसर से स्टाफ से काम चल रहा था, लेकिन एक नई लेडी डॉक्टर की आमद जल्द ही मुतवक्को थी। तब अफ़ज़ू का काम भी हल्का होने की उम्मीद थी। अफ़ज़ू आते ही अपने काम में मसरूफ़ हो गई। ज़िच्चा छोटी उम्र की पहाड़ी लड़की थी और उसका ये पहला बच्चा था। अफ़ज़ू को बहुत अफ़सोस हुआ, भला ये उम्र उसकी बच्चा पैदा करने की थी। अभी तो खाने-खेलने के दिन थे उसके, लेकिन पहाड़ों में इतनी गुर्बत थी कि माँ-बाप लड़की की शादी जल्दी करने पर मजबूर थे। चलो ये भी गनीमत था, कम अज़ कम इस सूरत-ए-हाल से तो बेहतर ही था जो अक्सर पहाड़ी इलाकों में राइज था कि लड़कियाँ फ़रोख्त कर दी जाती थीं और ये मासूम बच्चियाँ दुनिया के बाज़ार में रुल जाती थीं। मुतअद्दी बीमारियाँ उनका मुक़द्दर बनती थीं और ये जवानी में ही बूढ़ी होकर मर जाती थीं। अक्सर अख़बारात ने इंकशाफ़ किया था कि मंशियात और इस्लाह की तरह इन लड़कियों को भी स्मगल किया जाता था और ऊँचे दामों पर फ़रोख्त कर दिया जाता था। अफ़ज़ू केस से फ़ारिग हुई तो आराम करने के लिए ऑफ़िस में चली गई। उसे अभी थोड़ा वक़्त और गुज़ारना था। ज़िच्चा का केस नॉर्मल नहीं हो सका था, सिज़ेरियन केस था, इसलिए उसे मज़ीद देखभाल की ज़रूरत थी। फ़िलहाल उसे तो ग्लूकोज़ की ड्रिप लगा दी थी और ज़रूरी इंजेक्शन भी ग्लूकोज़ में शामिल कर दिए थे। अब इन दवाओं का असर देखना था। ऑफ़िस में वो तनहा थी, डॉक्टर असद किसी मरीज़ को अटेंड कर रहे थे, सो वो आराम से कुर्सी पर नीम दराज़ थी। थोड़ी देर बाद पहले वार्ड बॉय कॉफ़ी का सामान लिए ऑफ़िस में दाखिल हुआ। उसके पीछे ही डॉक्टर असद अंदर आए। अफ़ज़ू सँभल कर बैठ गई। वार्ड बॉय ट्रे रख कर जा चुका था। उसने 2 प्यालियों में कॉफ़ी उंडेली, 1 कप उसके सामने रख दिया और अपना कप लेकर खिड़की के पास खड़े हो गए। फ़िज़ा धुंध में लिपटी थी और ठंड में इज़ाफ़ा हो गया था, अलबत्ता कमरा गर्म था। आप भी रुकेंगी या 1 घंटा तो रुकना पड़ेगा। अफ़ज़ू ने रिस्ट वॉच पर नज़र डाली और कॉफ़ी के छोटे-छोटे घूँट लेने लगी। डॉक्टर अफ़ज़ू, एक बात पूछ सकता हूँ? अफ़ज़ू ने सिर्फ़ नज़र उठाकर उसे देखा। दूसरे लम्हे उसकी आँखें झुक चुकी थीं। उसके अंदाज़ से लग रहा था कि वो सवाल-ओ-जवाब के मूड में नहीं है, लेकिन डॉक्टर असद ने उसके मूड की फ़िक्र नहीं की। आप फ़ितरतन ख़ामोश तब हैं या हालात ने आपको ऐसा रवैया इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है? मेरा मतलब ये है कि अपने वालिद साहब की जुदाई का आपने बहुत असर लिया है या फिर कोई और बात है? माफ़ कीजिएगा, बेहद ज़ाती सवाल है। डॉक्टर असद का लहज़ा नहायत दोस्ताना और मुख़लिसाना था। अफ़ज़ू चाहकर भी तीखा जवाब ना दे सकी। आहिस्ता से कहा, डॉक्टर असद रहमान, हमें अब्बू की मौत ने वाक़ई तोड़ कर रख दिया है। देखें अफ़ज़ू, ज़िंदगी किसी बहुत अपने के चले जाने के बाद भी ख़त्म नहीं होती। हम जीते भी हैं और ज़िंदगी से वाबस्ता तमाम तर तकाज़े भी पूरे करते हैं। लेकिन आप, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे मरीज़ा को देखना है। कॉफ़ी का प्याला रखकर वो जल्दी से बाहर निकल गई और डॉक्टर असद उसके कदमों के मुतवाज़िन चाप सुनता रह गया। शायद उसे अपनी ज़ात से मुतल्लिक़ बात करना पसंद नहीं था। चलो, तुम्हें अपना वादा तो याद आया। अम्मी ने डॉक्टर असद के सलाम के जवाब में दुआएँ देकर कहा, मैं शर्मिंदा हूँ कि जल्दी हाज़िर न हो सका। दरअसल इन दिनों अस्पताल में काम कुछ ज़्यादा है। अस्पताल? अम्मी ने उसे हैरत से देखा, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद ही नहीं रहा कि अफ़ज़ू ने उसके बारे में अम्मी को लाइल्म रखा है, या शायद ज़रूरत नहीं समझी कि उसकी जॉब के बारे में बताए, या अम्मी के सवाल-ओ-जवाब से बचने के लिए उसने जानबूझकर ना बताया हो। बहरहाल अब तो ज़बान फिसल ही गई थी, तो बताना पड़ा। अम्मी, मैं डॉक्टर अफ़ज़ू के साथ उसी अस्पताल में काम करता हूँ। क्या तुम भी डॉक्टर हो बेटा? अम्मी खुश हो गईं। जी, मैं काफ़ी दिन से यही हूँ। जिन दिनों डॉक्टर अफ़ज़ू यहाँ आई, मैं रुख़सत पर घर गया हुआ था। अजीब है ये लड़की, कभी ज़िक्र ही नहीं किया। अम्मी बस इतना कह ही सकीं। वो माँ थीं और बेटी की आदत और मिज़ाज से वाक़िफ़ थीं। इधर-उधर की फ़ुज़ूल बातें करना उसे पसंद नहीं था। मैं आज इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि मेरी आपा आई हुई हैं और मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ। इजाज़त हो तो किसी दिन ले आऊँ? उसने रसान से कहा, अरे बेटा, इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत है? कल ही ले आओ। 2 दिन के बाद मेरा ऑफ है, तभी ले आऊँगा, जैसी तुम्हारी खुशी। बल्कि प्रोग्राम में कोई तब्दीली हो तो अफ़ज़ू से कहलवा देना। मेरा क्या है, घर ही पर रहती हूँ। मुलाज़िमा ने चाय के लवाज़मात मेज़ पर सजा दिया और डॉक्टर असद चाय पीकर कुछ देर बैठा, फिर इजाज़त लेकर चला गया। हस्बे वादा डॉक्टर असद अपनी आपा को लेकर अफ़ज़ू के घर पहुँच गया। अम्मी उसकी बहन से बहुत मोहब्बत से मिली। इस वक़्त अफ़ज़ू अस्पताल में थी, इसलिए डॉक्टर असद बहुत बेतकल्लुफ़ी से बातें कर रहा था। उसकी आपा भी बहुत मिलनसार और शाइस्ता ख़ातून थी। बेटी, इस छोटी-सी जगह पर मेरा तो ज़रा भी दिल नहीं लगता, बस अपनी लड़की की ज़िद के सामने मजबूर हूँ। क्या तुम असद के साथ नहीं रहती? जी नहीं, मैं अपनी ससुराल में हूँ। इस बार असद ने ज़िद करके मुझे बुलाया है। मैं चंद रोज़ के लिए आई हूँ। खुदा तुम्हें अपनी ससुराल में बना नसीब करे। अम्मी ने दुआएँ दी। अम्मी, आपने अफ़ज़ू की कहीं बात तो नहीं ठहराई है? असद उठकर लॉन में चला गया। शायद वो इस नाज़ुक मौके पर वहाँ मौजूद नहीं रहना चाहता था। ख़वातीन की बातें न जाने किन मराहिल से गुज़रें, उसके सामने उनका खुलकर बात करना भी मुश्किल था। अफ़ज़ू शादी करने के लिए तैयार नहीं है, मैं तो कह कर हार गई। अम्मी ने गहरे दुःख से कहा, उन्हें उसकी शादी की बहुत फ़िक्र थी। दरअसल मैं अपने असद के लिए आपसे अफ़ज़ू की ख्वास्तगारी करने के लिए हाज़िर हुई हूँ।
आपा ने साफ अल्फाज में अपना मकसद वाज़ेह किया। कुछ-कुछ अंदाज़ा तो अम्मी को भी हो चला था। असद बहुत अच्छा लड़का है, मुझे भी पसंद है और जब पता चला कि दोनों एक साथ काम करते हैं तो मेरे दिल में भी ये ख़्याल आया था। बड़ी सादगी से अम्मी ने अपने दिल की बात कह दी। फिर क्या रुकावट है? आप अफ़ज़ू को समझाएँ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी लेकिन अम्मी, असद ने आज तक किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा। पहली बार उसे कोई लड़की पसंद आई है। वो अफ़ज़ू के लिए संजीदा है। ये तो अफ़ज़ू की खुशनसीबी है बेटी। बहरहाल मैं उसे समझाऊँगी। मेरी ज़िंदगी की शम्मा तो अब बुझने पर है। मेरे बाद उसका क्या होगा ये सोचकर मेरी रातों की नींदें हराम हैं। आप परेशान ना हों, खुदा बेहतर करेगा। आपा ने दिलासा दिया। तुम्हारी ज़ुबान मुबारक हो बेटी। अम्मी ने साड़ी के आँचल से अपनी आँखें खुश्क कीं। असद अंदर आया तो माहौल की संजीदगी को महसूस करके परेशान हो गया, लेकिन आपा को सवालिया नज़रों से देख कर रह गया और आपा ने सर हिलाकर उसे तसल्ली दी। फिर उन्होंने अम्मी से इजाज़त माँगी और खुदाफ़िज़ कहकर चलने के लिए तैयार हो गईं। आपके पास जल्द ही किसी दिन आऊँगी क्योंकि मुझे वापस भी जाना है, बच्चों को घर पर छोड़ कर आई हूँ, इसलिए ज़्यादा दिन नहीं रह सकूँगी। मैं कोई वादा तो नहीं कर सकती कि कब तक जवाब दे सकूँगी। यूँ तुम जब जी चाहे आओ, ये भी तुम्हारा घर है बेटी। असद और आपा उन्हें सलाम करके बाहर आ गए। असद बहुत चुप थे। अम्मी के आखिरी जुमले से मायूसी का इज़हार हो रहा था और यही बात उन्हें मुस्तरब कर रही थी। घर पहुंचकर आपा ने बिला कमो कास्ट सारी गुफ्तगू दोहरा दी। असद भला क्या कहते, खामोशी से सोचते रहे। मेरी समझ में नहीं आया कि अफ़ज़ल शादी से इनकार क्यों कर रही है। आपा मुतफक्किर थे, जबकि असद को उसके उस्ताद तबक का अंदाज़ा था। इसलिए उन्हें हैरत नहीं हुई, ताहम अभी वो नाउम्मीद भी नहीं थे और अपनी जगह ये तय कर चुके थे कि अगर उनके मामले में अफ़ज़ू ने इनकार किया तो वो उससे बराह रास्त इनकार का सबब ज़रूर पूछेंगे। अफ़ज़ू अस्पताल से वापस आई तो अम्मी को फ़िक्रमंद देखकर परेशान हो गई। लाड से उनके गले में बाहें डालकर पूछने लगी, "अम्मी क्या बात है? क्यों ख़ामोश हैं?" "कोई बात नहीं है, तुम मुँह हाथ धो लो, मैं चाय लगाती हूँ।" "मैं चाय-वाय नहीं पीऊँगी, पहले अपनी परेशानी का सबब बताएँ।" "मेरी परेशानी का सबब तुम हो अफ़ज़ू," अम्मी ने धीरे से कहा। मैं आपको परेशान करती हूँ? अफ़ज़ू ने दुःख से पूछा। परेशान करने के भी बहुत से तरीके होते हैं। तुम बराह रास्त तो कुछ भी नहीं कहती, लेकिन तुम्हारा रवैया मेरे लिए बहुत परेशान-कुन है। आखिर मैं कब तक ज़िंदा रहूँगी? मैं इस उम्र में खुद को एक बोसीदा दीवार से ज़्यादा नहीं समझती और तुम हो कि इस बोसीदा दीवार के साए में बैठी खुद को महफ़ूज़ समझ रही हो। अम्मी, क्या आज कोई ख़ास बात हो गई जो अचानक आप इस तरह उदास हो गईं? मैं तो आपको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करती हूँ, लेकिन आप फिर भी मेरे लिए खुद को हलकान करती हैं। मैं इस ज़िंदगी से पूरी तरह मुतमईन हूँ, खुश हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। आज एक बार फिर तुमसे कह रही हूँ कि दुनिया का हर मर्द सलमान नहीं होता। तुम्हें अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने से पहले अपने मुस्तक़बिल के बारे में सोचना चाहिए। बहुत कुछ सोच कर ही मैंने ये फ़ैसला किया है अम्मी। आज डॉक्टर असद की बहन आई थीं। उन्होंने तुम्हारे लिए असद का रिश्ता दिया है। वो तुम्हारे साथ काम करता है, घंटों तुम्हारे साथ रहता है। जहाँ तक मैं समझती हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है और मेरी भी ख़्वाहिश है कि तुम्हें असद से ब्याह दूँ। अम्मी, मर्द की ख़सलत नहीं बदलती, उसके नाम ज़रूर बदल जाते हैं। सलमान में भी कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जिस दिन उसके साथ मंगनी हुई, उसके रंग-ढंग बदल गए। दरअसल मर्द को जब ये पता चलता है कि वो एक औरत का मालिक है, तो उसका रवैया भी हाकिमाना हो जाता है और वो हर वक़्त उससे अपना हुक्म मनवाने पर बज़िद रहता है। इक़्तिदार का नशा, हुकूमत का ख़न्नास मालिकाना हुकूक का यकीन उसे यकसर बदल देता है और सलमान भी इसीलिए बदल गया था। वो मुझे अपनी मिल्कियत समझने लगा था। अफ़ज़ू उदास हो गई। चलो तुम्हारी बात मान ली, लेकिन सुलझी हुई तबीयत के आला तालीम याफ़्ता लोग ऐसा नहीं सोचते। आज जो लोग खुशगवार ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उनके बारे में तुम क्या कहोगी? कभी न कभी, कहीं न कहीं टकराव ज़रूर होता है। मर्द अपनी फ़ितरत से मजबूर है। वो औरत की आना का शीशा चकनाचूर करते हुए एक लम्हा भी ये नहीं सोचता कि जिस औरत को वो ठोकरें मार-मार कर लहू-लुहान कर रहा है, वो उसकी शरीके ज़िंदगी है, कनीज़ या बांदी नहीं। ऐसी बहसें बहुत हो चुकी हैं मेरी बच्ची। तुम ज़रा अपनी सोच का रुख बदलो, अपने ख़यालात में लचक पैदा करो। असद बहुत अच्छा है, उसका और सलमान का कोई मुकाबला नहीं है। कल वो भी बदल जाएगा, वो भी दूसरा सलमान बन जाएगा अम्मी। खुदा ना करे, तुम साफ ज़हन से सोचो तब कोई फ़ैसला करो। लो चाय आ गई है, मुँह हाथ धोकर आ जाओ। अम्मी ने बात ख़त्म कर दी। अफ़ज़ू सोने के लिए लेटी तो तायरे ख़याल कहीं से कहीं पहुँच गया। अब्बू ज़िंदा थे, घर में खुशहाली थी। वो उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए बड़े नाज़ो-नयाम में परवरिश पाई थी। चचा का घर भी करीब था। उनके चारों बच्चे दिन-रात उसके घर में ऊधम मचाया करते थे। हँसी-मज़ाक, खेल-कूद, घूमना-फिरना। उन दिनों वो कितना खुश रहती थी। उसकी और सलमान की दोस्ती बचपन से ही थी। वक़्त के साथ दोस्ती बढ़ती गई और उसे महसूस हुआ कि दोस्ती से भी ज़्यादा कुछ है उनके बीच। इस एहसास ने उसे परेशान कर दिया। सलमान चंद दिन के लिए शहर से बाहर अपने दोस्त की शादी में गया था। उसकी गैर मौजूदगी उसे बहुत खल रही थी। फुरकान भाई, सायरा और मायरा सब लोग हस्बे मामूल आ रहे थे। बैडमिंटन भी होता, कार्ड्स भी खेले जाते, आउटिंग के लिए भी निकल जाते, फिर भी वो बुझी-बुझी सी रहती। सलमान के बगैर उसे कोई भी तफरीह अच्छी नहीं लगी थी। तभी उसे इदराक हुआ कि वो सलमान के लिए अपने दिल में जो बेनाम जज़्बे छुपाए बेकल-बेकल सी रहती है,
उसी को मोहब्बत कहते हैं। वो लॉन में कोर्स की किताब लिए बैठी थी, इम्तिहान सर पर था और पढ़ने में दिल नहीं लग रहा था। तभी किसी ने दबे पांव आकर उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। उसने अपने हाथों से टटोलकर एक आसूदा सी सांस ली। आहिस्ता से कहा, बड़ी जल्दी वापस आ गए, हटाओ अपने ये खुरदरे हाथ और तमीज से बैठो। उफ ओह, न सलाम, न दुआ, न खैरियत, न खैरो आफियत। ये रिस्पॉन्स दिया है इतने दिन के बाद आने पर। सलमान उसके पास बैठकर शरारत से हंसने लगा और एक पैकेट उसकी गोद में डाल दिया। खासा बड़ा सा पैकेट था। ये क्या है? उसने पूछा। देख लो, पसंद ना आए तो दाम वापस। अच्छा, तो गोया तोहफा नहीं, बिजनेस है। अफजू ने पैकेट खोला। बहुत प्यारा सूट था, उसे पसंद आ गया। कितने का है? मेरा मतलब है कि इतना महंगा तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? अफजू ने जल्दी से कहा, मुबादा वो बुरा ना मान जाए। दुनिया में कोई चीज तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है, इसलिए बातें ना बनाओ। बस ये बताओ कि तुम्हें पसंद है। लहजा बहुत मीठा था, बहुत प्यारा है, लेकिन आपस में इतने कीमती तोहफों का लेन देन अच्छा नहीं लगता। कोई छोटी सी चीज ले आते। चलो अब तो यही ले आए। बस फटाफट तैयार हो जाओ, फुरकान भाई हमें बाहर ले जा रहे हैं। प्रोग्राम भी उन्हीं ने बनाया है और जेब भी उन्हीं की हल्की होगी, इसलिए जल्दी से ये सूट पहन लो। सलमान की खुशी के लिए उसने वही सूट पहन लिया और ये पहली बार था कि वो उसके सामने आते हुए शर्मा रही थी। वो भी उसे गहरी गहरी नजरों से देख रहा था। पसंदीदगी के रंग भी भला कहीं छुपते हैं? सो सलमान की आंखों के रंग भी अया हो गए। फुरकान ने सबको चाट खिलाई, आइसक्रीम खिलाई। साहिल समुंदर पर देर तक घूमने फिरने के बाद सब लोग वापस आए। उस दिन बहुत अरसा बाद अफजू खुश थी, बहुत खुश थी। सलमान ने सबकी नजरें बचाकर उसके कान में सरगोशी की थी। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। कई दिन तक ये जुमला उसके आसपास गूंजता रहा, दिल में धड़कन बनकर गुनगुनाता रहा और फिजाओं में राग बनकर सात सुरों की माला पिरोता रहा। अफजू के अब्बू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। सरकारी इमारतें, पुल और तमाम तामीरात जो उनके मुहकमे के तहत पाया तकमील तक पहुंची थी, उनके माहिराना बसीरत और तजुर्बा के आईनादार थे। वो सीमेंट में बालू मिलाकर अपनी जेब भरने के कायल नहीं थे, जबकि उनके बड़े भाई एक तामीराती कंपनी के मालिक थे और सीमेंट में बालू मिलाकर अपना बैंक बैलेंस दिन रात बढ़ा रहे थे। दोनों के मिजाज, आदात, इतवार और किरदार में जमीनों आसमान का फर्क था, लेकिन उनमें एक बात जरूर मुश्तरक थी, यानी वो एक ही माँ बाप की औलाद थे। इसलिए खून की मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी और उनकी औलादें भी आपस में बेहद मोहब्बत करती थी। इसलिए जब सलमान ने अपनी मम्मी से अपनी पसंद और ख्वाहिश का इजहार किया तो किसी ने मुखालिफत नहीं की और अफजू के अब्बू और अम्मी ने भी सलमान का रिश्ता बखुशी मंजूर कर लिया। सलमान में कोई बुराई भी नहीं थी। वो बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा था और ज़हीन तालिबे इल्म था। उसका मुस्तकबिल रोशन था। घरेलू मामलात से कतई नजर वो अपने आप में एक मुकम्मल इंसान था। अफजू का डॉक्टरी का तीसरा साल था, इसलिए सिर्फ मंगनी करने पर सबने रजामंदी जाहिर कर दी और उनकी मंगनी बड़े धूमधाम से हो गई। उस दिन वो दोनों बेहद मसरूर थे। अफजू को तो यकीन ही नहीं आता था कि उसकी मोहब्बत इतनी आसानी से उसे मिल जाएगी। सलमान ने तो बारहा उसे अपनी चाहत का इकरार किया था। मुस्तकबिल के खाकों में रंग भरे थे और अपने घर की सजावट से लेकर अपने बच्चों तक सब कुछ सोच लिया था। वो उसकी बातें सुनकर शर्मा जाती, लेकिन उसकी वालेहाना मोहब्बत का इकरार, एतराफ और इजहार उसका रोम रोम करता था। अफजू, कहाँ हो तुम? सलमान बरामदे से उसे आवाज देता हुआ चला आ रहा था। वो घबराकर कमरे से बाहर निकल आई। उफ, ये मुस्तकबिल की डॉक्टर कैसी डरपोक है। सलमान हंसने लगी। वो झेप गई। क्यों चिल्ला रहे हो? उसने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा। भाई, मैं तुम्हें पुकार रहा था, बुला रहा था। हाँ, तुम तैयार हो जाओ, हम जरा शॉपिंग करेंगे। उसने अकड़ कर कहा। देखो सलमान, मेरा इम्तिहान अगले माह होने वाला है और भाई मुझे शॉपिंग करने का जरा भी शौक नहीं है। सख्त बोरियत होती है। अफजू जानम, मैं तुम्हारे लिए कुछ सूट लेना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारी पसंद जरूरी है और पसंद करने के लिए तुम्हारी मौजूदगी जरूरी है। देखो, ये फ़ुज़ूल सा काम फिर कभी के लिए उठा रखो। वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ जाने में शर्म आएगी। उसने नज़रें झुका लीं। शर्म क्यों आएगी? मंगेतर हूँ तुम्हारा, उसने रोब झाड़ा। देखने वाले क्या कहेंगे कि मंगनी को 2 हफ्ते भी नहीं हुए और हम साथ घूमने लगे। ना भई, मैं नहीं जाऊँगी। मैं चची जान से इजाज़त ले लूँगा बस। बड़ी अम्मा क्या कहेंगी? उसने कमज़ोर सा बहाना किया। कुछ नहीं, रकम तो उन्हीं की जेब यानी पर्स से निकलवाई है। ये तो और भी बुरी बात है सलमान, जब खुद कमाना तब जितनी चाहे शॉपिंग करना। चाय पीना है तो बताओ, मैं चाय नहीं पीऊँगा। बाहर कहीं खाए पिएंगे। तुम इतने जिद्दी कब से हो गए? पहले तो ऐसे नहीं थे। पहले तुम पर मुझे इतना इख्तियार भी नहीं था। अब माँ बदौलत को सारे इख्तियारात हासिल हैं। सलमान ने गर्दन अकड़ाई। उसकी अदाकारी पर अफजू को हंसी आ गई। सलमान भी हंसने लगा। सरकार, आपने 30 मिनट और 14 सेकंड जाया कर दिए हैं। अब मजीद मोहलत नहीं मिलेगी। आप ड्रेसअप हो, मैं चची जान से मिलकर आता हूँ। अफजू समझ गई कि वो उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए तैयार होने चली गई। हालांकि उसे बहुत पढ़ना था, लेकिन सलमान को नाराज करना भी मुश्किल था। बाजार में साथ साथ चलते हुए अफजू को अजीब सा लग रहा था। थोड़ी बहुत शॉपिंग की, वो भी सलमान की पसंद से। आइसक्रीम खाई और घर वापस आ गई। अगर अफजू जल्दी ना करती तो सलमान अभी और बुर करता। गनीमत था कि उसकी बात मानकर जल्दी लौट आया। देखो सलमान, अब तुम सीरियस हो जाओ।
اور وعدہ کرو کہ میرے امتحان تک پریشان نہیں کرو گے۔ افزوں نے پیکٹ سنبھالتے ہوئے کہا اور سلمان نے وعدہ کر لیا۔ اس دن میڈیکل کالج سے واپس آتے ہوئے اسے نسرین مل گئی۔ اس نے افزو کو گھر ڈراپ کرنے کی پیشکش کی تو اس نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ ابو نے کہا تھا کہ وہ اسے پک کر لیں گے، لیکن اتنی دیر تک انتظار کرنے کے بعد گھر فون کیا تو امی نے بتایا کہ ان کا فون آیا تھا، اچانک انہیں کسی میٹنگ میں جانا پڑ گیا ہے۔ امی نے کہا کہ تم ٹیکسی یا آٹو رکشا سے چلی آؤ۔ اب نسرین نے سارا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ وہ جھٹ شکریہ ادا کر کے اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی نسرین کے بڑے بھائی ڈرائیو کر رہے تھے۔ وہ ان سے پہلے بھی مل چکی تھی۔ ان سے رسمی سلام دعا کے بعد وہ اور نسرین پڑھائی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اس کا گھر آیا تو وہ ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کر کے کار سے باہر آئی۔ گیٹ کے پاس ہی سلمان کھڑا تھا، شاید ابھی ابھی اس نے بھی بائک روکی تھی اور گیٹ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے افزو کو کار سے اترتے دیکھ لیا تھا، لیکن پھر بھی انجان بنا کھڑا تھا۔ افزو نے اسے بہت لہک کر ہیلو کہا۔ جواب میں کچھ کہے بغیر وہ گیٹ میں داخل ہو گیا اور چوکیدار سے بائک اندر کھڑی کرنے کو کہتا گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی سیڑھیاں چڑھ کر برآمدے میں آئی اور اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ سلمان کی ناراضگی محسوس کر کے وہ پریشان تھی۔ کیا بات ہے جناب کا منہ کیوں سوجا ہے؟ اس نے مذاق سے کہا۔ تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ سلمان نے پوچھا۔ نسرین کے ساتھ۔ اس نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ساتھ میں کون تھا؟ عجیب بے تکا سوال تھا۔ نسرین کے بھائی جانتے اور کون تھا؟ وہ کھسیا گئی۔ کیوں؟ کیا انکل نے تمہاری واپسی کا بندوبست نہیں کیا؟ وہ مصروف تھے اس لیے لینے نہیں آ سکے۔ مجبوراً نسرین سے لفٹ لینا پڑی۔ خواہ مخواہ صفائی دینا اسے کھل گیا تھا۔ کیا شہر کے سارے ٹیکسی والے ہڑتال پر چلے گئے ہیں؟ یہ بھی نہیں تو تم مجھے فون کر دیتی، میں تمہیں لینے آ جاتا۔ اوفو، آخر نسرین کے ساتھ آ گئی تو کون سی قیامت آ گئی؟ اور پھر تم بھی تو شاید باہر ہی سے آ رہے ہو، فون بھی کرتی تب بھی تم گھر نہ ملتے۔ ہمارے گھر 3 گاڑیاں ہیں اور 2 ڈرائیور ہیں، اس لیے کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی بھی تمہیں لا سکتا تھا، ضرور لا سکتا تھا، لیکن ہم لوگ اپنے مسائل خود حل کرنے کے عادی ہیں اور نہ ہی مجھے اپنی خاطر کسی کو زحمت دینا پسند ہے۔ میرے ابو کے پاس صرف ایک سرکاری جیپ ہے جو سرکاری کاموں میں رہتی ہے اور ابو ہر وقت فری نہیں ہوتے، انڈرسٹینڈ؟ ایسا ہی تھا تو نسرین کے بھائی کو کیوں زحمت دی؟ فار گاڈ سیک سلمان، یہ تم بار بار نسرین کے بھائی کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ وہ لوگ بیچارے مہربانی کر کے مجھے پہنچانے آئے اور تم خدا جانے کیا سمجھ رہے ہو؟ افزوں نے ناگواری سے کہا۔ پھر وہ وہاں 1 منٹ نہیں رکی، کھٹ پٹ کرتی اندر چلی گئی۔ سلمان بھی باہر ہی سے لوٹ گیا۔ کئی دن تک افزوں کے دل پر ایک بوجھ سا رہا۔ اسے بار بار سلمان کی خفگی کا دھیان آتا رہا۔ سوچا کہ اسے فون کر کے سوری کہہ دے، لیکن کس لیے؟ اس کی خطا کیا ہے؟ سوری تو اسے کہنا چاہیے، ایسی بے تکی اور بے جا باتیں کر کے گیا ہے اور 4 دن ہو گئے، آنا تو دور رہا، فون تک نہیں کیا۔ اس وقت غصہ آ گیا تھا، مانا یہ اس کی محبت کی انتہا تھی، لیکن یہ کیسی چاہت کہ اس کی ناراضگی کا ذرا بھی خیال نہیں آیا، الٹا خود ناراض ہوا بیٹھا ہے۔ سوچ رہا ہوگا کہ اسے جا کر مناؤں گی، نہیں آج منانے چلی گئی تو روز ستائے گا اور روز منانا پڑے گا۔ پھر بھی افزو کا دل نہ مانا تو فون کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ تبھی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور ہیلو کے جواب میں سلمان کی آواز سن کر ایک پل میں ساری خفگی بھول گئی۔ سلمان بڑے پیار سے کہہ رہا تھا، افزو جان کیا بہت ناراض ہو؟ نہیں سلو، میں بھلا تم سے ناراض ہو کر جی سکتی ہوں؟ افزو کی آواز آنسو میں ڈوب گئی۔ نہ جانم رونے کی نہیں ہوتی، یہ نہیں پوچھو گی کہ فون کیوں کیا ہے؟ وہ سسپینس پیدا کر کے خوش ہوتا تھا۔ تم ہی بتا دو، اور یہ بھی کہ اتنے دن خاموش کیوں رہے؟ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، آج سائرہ کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں اور امی نے تمہیں خاص طور پر لانے کے لیے کہا ہے۔ کیا امی بھی جائیں گی؟ میں انہی کے ساتھ آ جاؤں گی۔ شور، ابھی ممی انہیں خود فون کریں گی، لیکن تم میرے ساتھ آؤ گی، اوکے؟ اس کے انداز میں کیسا یقین تھا۔ اوکے بائے۔ افزوں نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا، بھاگ کر امی کو بتایا کہ سلمان کے ساتھ جا رہی ہے۔ سائرہ کے رشتے کی بات سن کر امی بھی خوش ہو گئیں اور وہ تیار ہونے چلی گئی۔ وہ دن اور شام بہت اچھی گزری۔ سلمان نے اپنے اس دن کے رویے کی معافی بھی مانگ لی تھی اور آئندہ کے لیے کئی خوبصورت وعدے بھی کیے تھے۔ افزو خوش ہو گئی اور دل پر پڑا بوجھ ایک دم ہلکا ہو گیا۔ یہ محبت بھی کیا ہوتی ہے۔ بارش رکنے کے بعد اچانک موسم بڑا خوشگوار ہو گیا تھا۔ افزو ہلکے پھلکے موڈ میں ٹیپ پر اپنی پسند کے کیسٹ لگا کر سن رہی تھی۔ دروازہ کسی نے نوک کیا۔ وہ کم ان کہنے بھی نہیں پائی تھی کہ سلمان اندر آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اف، بند کرو یہ ریڑے۔ لو بند کر دیا، لیکن یہ ریڑے نہیں، جگجیت سنگھ کی بہت خوبصورت غزل ہے۔ ہاں، آپ کی تشریف آوری اور اس موسم میں؟ اس نے بھی ہلکے پھلکے موڈ میں پوچھ لیا۔ گھر میں بند ہو کر بے وقوف بیٹھتے ہیں اس موسم میں؟ فرقان بھائی نے آؤٹنگ کا پروگرام بنایا ہے، سب لوگ چل رہے ہیں، تم بھی چل رہی ہو؟ وہی انداز جیسے اپنی بات پوری ہونے کا یقین ہو۔ سوری، ابھی ماما اینڈ فیملی آنے والی ہے۔ یہ کس خوشی میں؟ اس نے تیوری چڑھائی۔ بس بہت دنوں سے وہ لوگ باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے ملنے آ رہے ہیں، مجھے گھر پر رہنا ہوگا، انہیں چچی جان اٹینڈ کر لیں گی۔ جانم، تم ہمارے ساتھ چلو، تم کبھی کبھی بچوں کی طرح ضد کرنے لگتے ہو، بہرحال اس وقت اچھے بچوں کی طرح مان جاؤ، ہم تو اکثر جاتے ہی رہتے ہیں، پھر کسی دن پروگرام بنا لیں گے۔ تمہارا اتنا گھومنے پھرنے سے دل نہیں گھبراتا؟
ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा मौसम भी ऐसा खूबसूरत मिले। लो, हॉर्न की आवाज़ आ रही है, शायद वो लोग आ गए। अफ़ज़ू कमरे से बाहर निकल गई और जब वो सबको ड्राइंग रूम में बिठाकर वापस आई तो सलमान जा चुका था, मिलकर भी नहीं गया, यकीनन नाराज़ हो गया है। अफ़ज़ू ऊपरी दिल से सबके साथ हँसती बोलती रही। अम्मी ने सबको रात के खाने के लिए रोक लिया था, उसे फ़ोन करने की भी फुर्सत नहीं मिली। दूसरे दिन वो खुद उसे मनाने उसके घर पहुँच गई, लेकिन वो अपने किसी दोस्त की तरफ गया था। कई घंटे इंतज़ार करने के बाद आया भी तो उसे लिफ्ट नहीं दी और रस्मी हाय हेलो करके ज़रूरी काम का बहाना करके फिर चला गया। अफ़ज़ू का मूड सख्त ख़राब था। उसने भी तय कर लिया कि वो उसे कतई नहीं मनाएगी। अब ये रोज़-रोज़ की नाराज़गी खलने लगी थी और ये सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था कि कहाँ तो वो खुद दौड़-दौड़ कर उसके पास आता था और कहाँ अब ये नौबत आ गई है कि उसे नज़रअंदाज़ कर रहा है। उस पर हुक्म चला रहा है, ना मानो तो ख़फ़ा हो जाता है। और इसी तरह रूठते-मनते 2 साल बीत गए। अफ़ज़ू अब 5 साल का कोर्स मुकम्मल करके हाउस जॉब कर रही थी। सलमान को एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई थी। उसका तकाज़ा था कि अब शादी हो जाना चाहिए, लेकिन सारा मसला उसके हाउस जॉब का था, इसलिए उसने अफ़ज़ू से बात करने की ठानी। "क्या बात है, आज बहुत सीरियस हो?" वो उसके सामने बैठा था। अफ़ज़ू ने हँसकर पूछा। उसका संजीदा चेहरा देखकर हँसी आ रही थी। "अफ़ज़ू, आज मैं वाक़ई बिल्कुल संजीदा हूँ। खुदा ख़ैर करे। वजह पूछ सकती हूँ, सर?" "अंकल और चची जान को हमारी शादी पर कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारी तरफ से ताख़ीर पर ताख़ीर होती जा रही है।" "ओह! तो ये बात है। अब तुम्हारी संजीदगी की वजह मालूम हुई। आख़िर तुम्हें अब किस बात का इंतज़ार है? हाउस जॉब मुकम्मल होने का?" उसने हलीमी से कहा। सलमान ने हतमी अंदाज़ में फ़ैसला सुना दिया। अफ़ज़ू का दिमाग भग से उड़ गया। "सलमान, मैंने डॉक्टरी इसलिए नहीं पढ़ी कि सब कुछ भूल कर आम लड़कियों की तरह घर सँभालूँ। मुझे अपने पेशे से मोहब्बत है और मैं इस मामले में बहुत संजीदा हूँ। लेकिन घर गृहस्थी और मुलाज़मत साथ-साथ नहीं चल सकती। ये तो तुम्हें मंगनी करने से पहले सोचना चाहिए था सलमान। मेरा इरादा तो सभी को मालूम था और ये बात तय हो गई थी कि मेरी तालीम मुकम्मल होने के बाद शादी होगी। हमने कब तुम्हारी तालीम में रुकावट डाली है, लेकिन अब हम मज़ीद इंतज़ार नहीं करेंगे और ना ही तुम जॉब करोगी। नहीं सलमान, हरगिज़ नहीं। अब तक मैंने तुम्हारी हर ज़िद पूरी की है, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू है। दुखी और बीमार लोगों की खिदमत दरअसल इंसानियत की खिदमत है और मैंने बरसों की मेहनत के बाद अपने ख्वाब की ताबीर पाई है। मैं अपनी रियाज़त को तुम्हारी ज़िद पर कुर्बान नहीं करूँगी। फ़ैसला करने में जल्दी ना करो अफ़ज़ू, ये बहुत सोचा-समझा फ़ैसला है। बल्कि ये फ़ैसला तो उस दिन हो गया था जब मैंने मेडिकल में दाख़िला लिया था। बहरहाल मैं मम्मी से कहूँगा कि वो अंकल और चची जान से शादी की तारीख़ लें। शादी तो ज़रूर होगी, तुम्हारी जॉब का फ़ैसला बाद में भी हो सकता है। साफ़ लग रहा था कि वो बहाना कर रहा है और सलमान ने गोया उसकी बातों को अहमियत नहीं दी और ना ही हमदर्दी से उसका मसले पर गौर करने की ज़रूरत समझी। उसके रवैये से साफ़ ज़ाहिर था कि वो शादी के बाद उसे जॉब नहीं करने देगा और अपने तमाम तर हुकूक का इस्तेमाल करके उसे बाज़ रहने पर मजबूर कर देगा। तब शायद वो कुछ ना कर सके। सही वक़्त पर किया जाने वाला फ़ैसला बहुत सी उलझनों से निजात दिला देता है। अफ़ज़ू ने अपने अब्बू से साफ-साफ बात की और सलमान के ख़यालात से उन्हें आगाह किया, तो वो भी सोच में पड़ गए। फिर उसका सर थपक कर रिसान से बोले, "बेटी, ज़िंदगी तुम्हें गुज़ारना है, किस तरह गुज़ारोगी उसका भी फ़ैसला तुम्हें करना है। मैं तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूँगा। थैंक यू अब्बू। अगर बड़ी अम्मा आएँ तो आप उन्हें समझा दीजिएगा। ठीक है, तुम आराम करो। दरअसल सबसे मुश्किल मरहला तो तुम्हारी अम्मी को समझाना है। वो रिवायत पसंद खातून है, मंगनी तोड़ना उनके नज़दीक बदतरीन गुनाह है। इतने नज़दीकी रिश्तों का एहतराम करना भी उनके फ़राइज़ में दाख़िल है। ख़ैर, मैं उन्हें समझा लूँगा।" अब्बू की बातों से उसे बहुत तसल्ली हुई और वो अपनी हाउस जॉब में दिल-जमाई से मसरूफ़ हो गई। उस रात अफ़ज़ू की ड्यूटी डॉक्टर एहसन रिज़वी के साथ थी। दोनों वार्ड का चक्कर लगाकर ऑफ़िस में बैठे ही थे कि वार्ड बॉय ने कॉफ़ी का फ्लास्क और कप उनके सामने रख दी। "मेवालाल, तुमने कमाल कर दिया। इस वक़्त कॉफ़ी की बड़ी तलब हो रही थी। ज़रा सिस्टर से कह दो कि बेड नंबर 7 की ड्रिप निकाल दें।" वार्ड बॉय यस सर कहकर बाहर निकल गया और अफ़ज़ू प्यालियों से कॉफ़ी निकालने लगी। वो बहुत थक गई थी। "क्या मैं आ सकता हूँ?" एक हाथ से पर्दा थामे सलमान खड़ा था। डॉक्टर रिज़वी ने अपनी कुर्सी से उठकर उसका खैर मकदम किया। "तशरीफ़ लाइए मिस्टर सलमान, खुशामदीद। बैठिए प्लीज़।" सलमान ने बड़ी गहरी नज़रों से अफ़ज़ू का जायज़ा लिया और एक कुर्सी पर टिक गया। डॉक्टर रिज़वी ने कॉफ़ी की प्याली उसके सामने रख दी। "ये लें, मेवालाल कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता है। नो थैंक्स, आप लें, मुझे ख़्वाहिश नहीं है। बस इधर से गुज़र रहा था, सोचा डॉक्टर अफ़ज़ू से मिलता चलूँ।" डॉक्टर रिज़वी ने अपना कप उठा लिया और ऑफ़िस से बाहर जाते हुए अफ़ज़ू से कहते गए, "तुम ज़रा बातें करो, मैं ज़रा एक नज़र वार्ड पर डाल लूँ।" अफ़ज़ू ने कपबोर्ड से दूसरा कप उठाकर उसमें कॉफ़ी डाली और सलमान के सामने रखकर धीरे से बोली, "कैसे आना हुआ? मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हें हाउस जॉब बल्कि हर किस्म की जॉब में इतनी दिलचस्पी क्यों है?" सलमान ने तमस्कुराना लहजे में कहा। "देख लिया?" अफ़ज़ू का अंदाज़ ठंडा था। "खूब देख लिया। तुम अपने फ़ैसले में हक़ बजानिब हो, शुक्रिया।" अफ़ज़ू अब भी कोल्ड थी। "मैं चलता हूँ।" सलमान खड़ा हो गया। "शब बख़ैर।" अफ़ज़ू बैठी रही और सलमान ऑफ़िस से निकल गया। अफ़ज़ू ने रिस्ट वॉच पर नज़र डाली, कॉफ़ी का कप खाली किया और उठकर वार्ड में चली गई। डॉक्टर रिज़वी वहाँ मौजूद थे। उसे देखकर मुस्कुराए तो वो भी मुस्कुरा दी। बेड नंबर 21 के पास रुक कर उसने
चार्ट पर नजर डाली, फिर उसका मुआयना किया और सिस्टर से इंजेक्शन लगाने का कहकर दूसरे बेड की तरफ बढ़ गई। ये खबर अफजू और उसकी अम्मी के लिए बेहद रूह फरसा थी। पहले तो सुनकर यकीन ही नहीं आया, लेकिन मुहकमा का आदमी खुद ये खबर लाया था। अफजू के अब्बू की जीप एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई थी। वो शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल थे। आज तो अब्बू को घर वापस आना था। वो एक हफ्ता से दौरे पर गए थे, लेकिन वो तो नहीं आए। उनके जख्मी होने की खबर आ गई। अफजू के हाथ पांव कांप रहे थे और दिल था कि डूबा जा रहा था। उसने बड़ी अम्मा को फोन करके ये इत्तला दी और अस्पताल का नाम बताकर फोन रख दिया। अम्मी को साथ लेकर वो अस्पताल पहुंची तो अब्बू ऑपरेशन रूम में थे और फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता था। वो निढाल सी एक तरफ बैठ गई। जरा देर के बाद चचा जान, बड़ी अम्मा और फुरकान भाई आ गए। अपनों को देखकर उसे जरा ढारस हुई। बड़ी अम्मा ने उसकी अम्मी को संभाल लिया और चचा जान उसे तसल्ली देने लगे। फुरकान एक तरफ खामोश खड़ा था। सलमान का अलबत्ता पता नहीं था। अफजू को भी बस एक लम्हे के लिए उसका ख्याल आया था। 1 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो मायूसी उनके चेहरे से आया थी। अफजू के नजदीक आकर उन्होंने शफकत से उसका सर थपथपाया और चचा जान से मुखातिब हो गए। सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। दिमाग की चोट बहुत मुहलक थी। देखते ही देखते पुलिस भी आ गई। एक्सीडेंट का केस था और कानूनी कार्रवाई ने पोस्टमार्टम वगैरह में भी काफी टाइम लगना था। चचा जान अफजू को बाहों में संभाले थे और वो रोते रोते बेहोश हो चुकी थी। अब्बू घर आ गए और फिर हमेशा के लिए रुखसत हो गए। फातिहा हुआ, लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन अफजू को कुछ होश नहीं था। उसके कोलीग और सीनियर डॉक्टर्स भी कई बार आए। डॉक्टर रिजवी बाकायदा उसकी देखभाल और इलाज कर रहे थे। अब्बू के चेहलुम से पहले अफजू की हालत कुछ संभल गई, लेकिन दिलो दिमाग में अब भी कहीं ये शुबहा मौजूद था कि उसके अब्बू जिंदा हैं। इतनी जल्दी वो भला कैसे मर सकते हैं? उसे छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकते। रफ्ता रफ्ता दोनों माँ बेटी को सब्र आ गया और गालिबन होश में आने के बाद अफजू ने पहली बार सलमान को देखा था। उसकी नज़रों की अजनबियत महसूस करके सलमान शर्मिंदा हो गया और उसके सामने से हट गया। उस एक नज़र में क्या कुछ न था, सलमान खूब समझ रहा था। उस नज़र की काट ने सिर्फ मंगनी ही नहीं बल्कि सारे रिश्तों के तारों पोत बिखेर दिए थे। अब्बू की बरसी के बाद चचा जान और बड़ी अम्मा एक शाम मिठाई और फूल लेकर उसके घर आए और अम्मी से शादी की करीबी तारीख मांगी। भावज, शादी के बाद अफजू की जिंदगी में जो तब्दीली आएगी वो उसकी सेहत पर खुशगवार असर डालेगी। ये बहुत जरूरी है। 1 साल में बच्ची आधी नहीं रह गई। बड़ी अम्मा ने गोया उसका इलाज तजवीज़ किया और चचा जान ने भी उनकी तायद की। अंदर की बातें उन्हें मालूम ही नहीं थी। किसी धूम-धाम की ज़रूरत नहीं है, बस 4 आदमियों में अक़्द की रस्म हो जाएगी और हम अपनी बेटी को रुख़सत करा के ले जाएँगे। बच्चों की हनीमून से वापसी के बाद रिसेप्शन दे देंगे। वलीमा तो बहरहाल करना होगा। सलमान बहुत दिन से तकाज़ा कर रहा है और मुनासिब भी यही है। दरअसल मंगनी को काफ़ी अरसा भी तो हो गया है। ये और किस्म की बातें होती रहीं। अगले चाँद की 11 तारीख मुनासिब रहेगा भावज। ये मैं कैसे कह सकती हूँ? अफ़ज़ू से पूछे बगैर मैं आपको तारीख नहीं दे सकती, अम्मी ने धीरे से कहा। वो अपनी बेटी की कैफ़ियत से वाकिफ़ थीं। अफ़ज़ू से क्या पूछना, मंगनी को काफ़ी अरसा हो गया है, अब तो बस अक़्द और रुख़सती ही रह जाती है। फिर भी पूछना तो ज़रूरी है, माशाअल्लाह आक़िल और बालिग़ है। उसकी जॉब का मसला भी अहमियत रखता है। ये तो अपनी मर्ज़ी पर है, शादी के बाद जॉब की ज़रूरत भी नहीं है। माशाअल्लाह घर में किसी चीज़ की कमी है? सलमान भी हज़ारों में तनख्वाह पा रहा है। बड़ी अम्मा सामने की चीज़ देखने की आदी थीं। ठीक है, मैं तो 1 दिन में आपको जवाब दूँगी। अम्मी ने बात ख़त्म कर दी। खातिर मदारात के बाद वो लोग रुखसत हो गए, लेकिन ये तो किसी के वहमो-गुमान में भी ना था कि अफ़ज़ू शादी से यकसर इनकार कर देगी, लेकिन इनकार हो चुका था और अफ़ज़ू ने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करा लिया था। अम्मी उसके साथ थीं। अफ़ज़ू समझ गई थी कि वो और सलमान एक साथ नहीं चल सकते। इस किस्से को ख़त्म हुए भी कई साल गुज़र गए थे और अफ़ज़ू सुकून की तलाश में इस छोटे से पहाड़ी कस्बे में आ गई थी। लेकिन सुकून शायद उसकी किस्मत में ही नहीं था। यहाँ डॉक्टर असद रहमान उसके ख़ासगार थे। और अम्मी का इसरार भी शिद्दत इख्तियार कर गया। क्या शादी इतनी ही ज़रूरी है? सारी रात करवटें बदलने के बाद अफ़ज़ू के सुबह होते आँख लग गई। अम्मी ने टिपाई पर चाय लाकर रख दी और उसे आवाज़ दी, "अफ़ज़ू बेटी, नहाने का पानी तैयार है। आज तुम्हारी ड्यूटी सुबह की है, मैं नाश्ता पानी देख लूँ।" अफ़ज़ू का दिल चाहा कि आज छुट्टी कर ले और उसने डॉक्टर वर्मा को फ़ोन करके बता दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल नहीं आ सकेगी। अम्मी बेचारी फ़िक्रमंद हो गई, ना बुखार न दर्द, ये कैसी बीमारी है? जब बेटी डॉक्टर हो तो माँ घरेलू नुस्खे भी नहीं आज़मा सकती। अफ़ज़ू सारा दिन बिस्तर में लेटी रही। वो सोच रही थी कि यहाँ से भी अपना ट्रांसफ़र करा ले, लेकिन जहाँ भी जाएगी कोई न कोई असद रहमान आकर टकरा जाएगा। वो कब तक भागती रहेगी? किससे जान बचाएगी? शाम से कुछ पहले अफ़ज़ू ने मुँह हाथ धोकर लिबास तब्दील किया और अम्मी से बताकर घर के सामने वाली ढलान पर एक मैगज़ीन लेकर बैठ गई। हद्द-ए-नज़र तक सब्ज़ा था, फूल थे और खुशबू थी। बहुत खुशगवार मौसम था। ऊँची-नीची ढलानों पर बने हुए घर, बंगले और कॉटेज बेहद अच्छे लग रहे थे। रंग-बिरंगे फूलों की बेलें छतों पर, दीवारों पर, बरामदों के छज्जे पर फैली हुई थीं। वो बहुत पुरसुकून थी। "हेलो मिस अफ़ज़ू, कैसी हैं आप?" डॉक्टर असद उसके करीब खड़े थे। जिनसे भागने की कोशिश करो, वो सर पर सवार हो जाते हैं।
چھپنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، زندگی سے بھاگ کر کہاں جائیں؟ ہیلو ڈاکٹر، میں ٹھیک ہوں، آپ نے ناحق زحمت کی، اس نے حلیمی سے کہا۔ ڈاکٹر اسد اس کے قریب لیکن کچھ فاصلہ دے کر بیٹھ گئے۔ افزوں کو سخت الجھن ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر ورما نے بتایا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، بس آرام کرنے کو جی چاہا اس لیے نہیں گئی۔ کبھی کبھی اس طرح چھٹی لے کر آرام کرنا بھی اچھا ہوتا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور بات گویا ختم ہو گئی۔ دونوں چند منٹ خاموش رہے، پھر ڈاکٹر اسد نے کچھ کہا اور افزوں چونک اٹھی۔ آپ نے کچھ مجھ سے کہا؟ جی نہیں، آپ سے بھلا کیا کہوں گا، میں تو ان پہاڑوں، درختوں اور پھولوں سے مخاطب ہوں، آپ کی طرح یہ بھی بے زبان ہے۔ اسد مسکرائے، وہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری، میں کچھ سوچ رہی تھی۔ ایک بات کہوں؟ انداز بڑا والہانہ تھا۔ اس نے اپنی سوالیہ نظریں اسد کے سامنے پرکشش چہرے پر مرکوز کر دیں۔ اسد نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ افزوں، اپنے سارے دکھ، ساری فکریں اور وہ سب کچھ جو تمہیں اداس رکھتا ہے مجھے دے دو، میں تمہیں سنبھال لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہاتھ کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے ڈاکٹر۔ میں صرف ڈاکٹر ہی نہیں، ایک انسان بھی ہوں، اور تمہارے دل کی گہرائیوں میں ڈوب کر تمہاری تھا بھی لے آیا ہوں۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ وہاں مجھے کیا ملا۔ اسد، وہ ہارتی جا رہی تھی، خود سے بھی اور اسد سے بھی۔ ہاں جانے اسد، ایک بار میرے دل میں بس کر دیکھو، تمام عمر تمہیں واپسی کا راستہ نہیں ملے گا اور تم میری چاہت سے گھبرا جاؤ گی۔ اسد کے پیار کی شدت، خدا کی پناہ، یہ خلوص، یہ جذبات کی گہرائی اسد کے سوا اور کہاں ملے گی؟ اسد نے اسے پور پور جیت لیا تھا اور وہ ہار گئی تھی۔ اس شکست میں بھی طمانینت تھی، سکون تھا اور خوشیاں تھیں۔ ختم شد۔